आईपीएल के अर्ली ईयर्स में जब केकेआर की मैनेजमेंट और कैप्टन सौरव गांगुली के बीच डिसएग्रीमेंट्स बढ़ने लगे तो उन्होंने इसका गुस्सा सौरव गांगुली से कैप्टनसी छीन कर निकाला। फिर कैसे उनके बाद टीम की कैप्टनसी यंग ब्लड गौतम गंभीर को दी गई और फिर कैसे गंभीर ने इस टीम को इस तरह लीड करा कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम करी। फिर कैसे उसके बाद गंभीर ने लीडरशिप नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करी, जहां आज केकेआर आईपीएल 2024 में बेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स में से एक बनकर सामने आई है। इस वीडियो में हम केकेआर की 2008 से लेकर अब तक की पूरी आईपीएल जर्नी को जानेंगे। तो आइए उन्हीं की भाषा में करते हैं इसकी शुरुआत। कॉर्बो लोर्बो जीतपुरे। आईपीएल की शुरुआत के वक्त शाहरुख खान, जूही चावला और उनके हस्बैंड जय मेहता ने मिलकर कोलकाता बेस्ड फ्रेंचाइजी को खरीदने का फैसला करा और इसके लिए उन्होंने करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए। पहले सीजन में आइकॉन प्लेयर का रूल हुआ करता था, जहां हर फ्रेंचाइजी को उनके रीजन से एक प्लेयर दिया गया और इसी रूल के चलते केकेआर में आए द प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली। पहली बार आईपीएल ऑक्शंस हुए और इस सीजन के लिए केकेआर की टीम बड़ी ही इंटरेस्टिंग दिख रही थी। केकेआर के बैटिंग लाइनअप में आए रिकी पॉन्टिंग, ब्रेड हॉज, ब्रेंडन मैकलम, क्रिस गेल, डेविड हसी, रिद्धिमान साहा, चेतेश्वर पुजारा, सलमान भट्ट और आकाश चोपड़ा। हाँ, वही कमेंटेटर आकाश चोपड़ा। बॉलिंग को लीड कर रहे थे शोएब अख्तर, उमर गुल, ईशांत शर्मा, अजंता मेंडिस, अशोक डंडा और अजीत अगरकर। आईपीएल 2008। आईपीएल का पहला ही मैच केकेआर का मैच था और पहले ही मैच में केकेआर ने आने वाले कुछ सालों के लिए कई रिकॉर्ड्स बना दिए। ओपनर ब्रेंडन मैकलम ने इस मैच में अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी, जहां उन्होंने 158 रन जड़ दिए और वो भी सिर्फ 73 बॉल्स में, जहां उन्होंने 216 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी। इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 13 छक्के लगाए थे। ब्रेंडन मैकलम ने इस मैच में अगले कई सालों तक के लिए हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था, जिसको आगे चलकर 2013 में क्रिस गेल ने तोड़ा। जब बॉलिंग का वक्त आया तो केकेआर के बॉलर्स ने आरसीबी को सिर्फ 82 रन पर ही रोक दिया और केकेआर ने ये मैच 140 रन से जीत लिया, जो आज तक भी केकेआर के लिए उनकी बिगेस्ट विन बाय मार्जिन का रिकॉर्ड है। इस मैच के बाद उनका बचा हुआ सीजन काफी मीडियोकर रहा, जहां केकेआर की परफॉर्मेंस हर मैच के साथ गिरती ही रही। उन्होंने अपने 13 मैचेस में से 7 मैचेस जीते और 7 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक हार तो उनके लिए इतनी शर्मिंदगी भरी रही कि वो आज भी केकेआर को हॉन्ट करती है। 16 मई 2008। इस दिन केकेआर ने अपना आज तक का लोएस्ट टीम टोटल बनाया, जहां पूरी केकेआर टीम मुंबई इंडियंस के बॉलिंग अटैक के सामने सिर्फ 67 बॉल्स पर ही कोलैप्स कर गई। वहीं पहले मैच में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरीली परफॉर्म करने के बाद ब्रेंडन मैकलम की परफॉर्मेंस बाकी के पूरे सीजन में काफी एवरेज रही, जहां फिर वो उस पारी जैसा कभी कुछ रिपीट नहीं कर पाए। इस सीजन टीम के लीडिंग रन गेटर थे सौरव गांगुली, जिन्होंने 369 रन बनाए। साथ ही लीडिंग विकेट टेकर थे पाकिस्तानी पेसर उमर गुल, जिन्होंने 12 विकेट्स ली। आईपीएल 2009 द नाइटमेयर। 2009 का सीजन केकेआर के लिए एक बुरे सपने जैसा था। न केवल उस सीजन केकेआर अपनी हिस्ट्री की वर्स्ट परफॉर्मेंस देती है, बल्कि इस सीजन केकेआर की मैनेजमेंट और कैप्टन सौरव गांगुली के बीच एक कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलती है, जिसने कई केकेआर फैंस का दिल भी तोड़ा था। कंट्रोवर्सी पे आने से पहले इस सीजन में टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। केकेआर अपना पहला मैच हारती है, फिर दूसरा मैच जीत जाती है, लेकिन यहाँ से जो केकेआर के साथ होता है वो केकेआर आज तक नहीं भुला पाई। वो टीम मानो मैचेस जीतना ही भूल जाती है। अपना सेकंड लीग मैच जीतने के बाद केकेआर 23 अप्रैल से लेकर 16 मई तक केवल हारती ही है। केकेआर उस दौरान लगातार 9 मैचेस हारती है और टीम का कॉन्फिडेंस मानो मिट्टी में मिल गया होता है। केकेआर का ये 9 कंसेक्यूटिव लॉसेस का रिकॉर्ड आज भी कायम है। जैसे तैसे लास्ट 2 लीग मैचेस जीतकर केकेआर अपनी जगह टेबल के बॉटम में बनाती है। ब्रेंडन मैकलम की कैप्टनसी में केकेआर का ये वर्स्ट परफॉर्मिंग सीजन साबित होता है। वेट, ब्रेंडन मैकलम की कैप्टनसी? जी हाँ, यही तो इस सीजन की कंट्रोवर्सी थी। इस सीजन के शुरू होने से पहले ही केकेआर की मैनेजमेंट सौरव गांगुली से कैप्टनसी छीन लेती है और मैकलम को नया कैप्टन बनाया जाता है। गांगुली ने पिछले ही सीजन टीम के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे, तो उनकी फॉर्म के बारे में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब उन्होंने कुछ साल पहले ही इंडियन टीम की कैप्टनसी करी थी तो उन्होंने एक बहुत ही धाकड़ इंडियन स्क्वाड तैयार करी थी। ऐसे में सौरव गांगुली एक टीम के लिए परफेक्ट कैप्टन बनते थे, लेकिन फिर क्यों गांगुली को कैप्टनसी से हटा दिया गया? इसका जवाब है सौरव गांगुली और टीम ओनर शाहरुख खान के बीच बढ़ते डिफरेंसेस। एसआर के अपनी टीम को लेकर काफी इन्वेस्टेड और इन्वॉल्व रहते थे। वो हर डिसीजन की डिटेल में इंटरफेयर करते थे, जिससे कैप्टन की पावर कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी। इसके साथ ही टीम को जॉन भी गांगुली के डिसीजंस को हर वक्त ओवरटर्न करते और खुद की चलाते थे। ऐसे में गांगुली, जो कि अपनी बात को आगे रखना जानते हैं, उन्होंने इस पर सवाल उठाया और यही बात टीम मैनेजमेंट को पसंद नहीं आई। ना सौरव गांगुली पीछे हटने वाले थे और ना ही टीम मैनेजमेंट, तो यहां से उनके डिफरेंसेस और बढ़ने लगे। टीम में डिसीजंस इफेक्टिवली नहीं लिए जा रहे थे और इसी वजह से टीम मैनेजमेंट और हेड कोच जॉन ने ये कठोर डिसीजन लेने का फैसला करा और कोलकाता के प्रिंस से उनका कैप्टनसी का ताज छीन लिया गया। इस फैसले के बाद केकेआर मैनेजमेंट को मुंह की खानी पड़ी
और वजह तो हम देख ही चुके हैं, उस वक्त तक की सबसे बड़ी लूजिंग स्ट्रीक। ये ह्यूमिलिएटिंग था। इसी के चलते अगले सीजन के लिए टीम कोच को बदला गया और यहीं से सौरव गांगुली को एक बार फिर टीम कैप्टन बनाया गया। 2009 आईपीएल सीजन में केकेआर के लीडिंग रन गेटर थे 365 रन के साथ ब्रैड हॉज और लीडिंग विकेट टेकर थे 20 साल के ईशांत शर्मा, जिन्होंने इस सीजन 11 विकेट्स ली। आईपीएल 2010 कैप्टनसी रिटर्न्स। 2010 के सीजन में सौरव गांगुली को एक बार फिर टीम का कैप्टन बनाया गया, मगर सभी फैंस को पता था कि ये मौका 38 साल के सौरव गांगुली के लिए आखिरी मौका होने वाला था। अगर वहां से कुछ भी गलती होती तो सौरव के लिए कैप्टनसी हमेशा के लिए जा सकती थी। इस सीजन टीम में कुछ और चेंजेस भी हुए, जैसे शेन बॉन्ड और मोइजी हेनरिक को टीम में जोड़ा गया। शेन बॉन्ड उस एरा के लीथल फास्ट बॉलर्स में से एक थे जो 150 की स्पीड पर बॉल को दोनों तरफ कट कराते थे। इसी तैयारी के साथ केकेआर उतरती है 2010 के आईपीएल सीजन में। इस सीजन भी टीम की परफॉर्मेंस काफी मीडियोकर रही, जहां वो अपने 14 लीग मैचेस में से 7 जीते और 7 हारे। इस वजह से उन्होंने टेबल पर 6 पोजीशन पे फिनिश किया। इस सीजन टीम के लीडिंग रन गेटर थे 493 रन के साथ सौरव गांगुली और लीडिंग विकेट टेकर थे 9 विकेट्स के साथ अशोक डंडा और शेन बॉन्ड। ये सौरव गांगुली के लिए अपनी आईपीएल कैप्टनसी को प्रूव करने का आखिरी मौका था, जिसमें वो फेल हो गए और इसी वजह से अगले सीजन के ऑक्शंस के वक्त केकेआर ने सौरव गांगुली को रिलीज कर दिया। तो सौरव गांगुली का केकेआर के साथ सफर यहीं खत्म हुआ और ये केकेआर फैंस के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन यही डिसअपॉइंटमेंट अगले कुछ सीजन्स पे गायब होने वाली थी, क्योंकि यहीं से केकेआर के बेस्ट सीजन्स शुरू होने वाले थे। 2011 गंभीर एंड स्क्वाड। 2011 की सीजन के लिए केकेआर ने अपनी टीम में कुछ बड़े एडिशंस करे, जहां उन्होंने कई ऐसे प्लेयर्स को टीम में जोड़ा जो आगे चलकर टीम के कोर प्लेयर्स बनने वाले थे और यही प्लेयर्स केकेआर को ग्लोरी भी हासिल करवाने वाले थे। सबसे पहले तो टीम में यूसुफ पठान आए, जो आगे चलकर टीम के की ऑलराउंडर बनते हैं। फिर रायन, जैक कैलिस और शाकिब अल हसन को टीम में जोड़ा गया, जिनसे स्क्वाड और स्ट्रेंथन हुई। लेकिन सबसे बड़ा एडिशन हुआ गौतम गंभीर के रूप में, जिनको केकेआर ने 11 करोड़ रुपए में अपनी टीम में जोड़ा था। इवन केकेआर मैनेजमेंट को भी ये नहीं पता था कि ये सौदा उनके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा और गौतम गंभीर और केकेआर की जर्नी आगे चलकर कैसी रहेगी। कुछ हफ्ते पहले ही 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में 97 रन बनाने वाले गौतम गंभीर पर केकेआर की मैनेजमेंट ने पूरा भरोसा दिखाया और उन्हें टीम का कैप्टन बनाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पॉइंट पर केकेआर एक नए सफर के लिए पूरी तरह से तैयार थी। ये सीजन केकेआर के लिए उनके पिछले सीजन से बेहतर रहा, जहां इस बार केकेआर पहली बार प्लेऑफ्स तक पहुंची और उन्होंने टेबल पे 4th पोजीशन पे फिनिश किया। केकेआर इस सीजन एलिमिनेटर मैच तक पहुंची, जहां उनका मुकाबला मुंबई इंडियंस से हुआ और इस मैच को केकेआर मुंबई इंडियंस के हाथों हार गई। केकेआर का ये सीजन भले ही यहीं खत्म हो गया हो, लेकिन केकेआर मैनेजमेंट और उनके फैंस को इस सीजन से उनकी उम्मीदें वापस मिल गई थी। फैंस ने वापस से केकेआर में बिलीव करना शुरू कर दिया था और केकेआर की फ्रेश स्क्वाड के साथ उनका एक नया फैन बेस भी बन गया था, जो बस किसी भी तरह अपने पाले में एक आईपीएल ट्रॉफी चाहता था। खैर, उनकी ये मांग भी अब ज्यादा दिनों तक इनकम्प्लीट नहीं रहने वाली थी। 2012 आईपीएल सीजन। 2012 सीजन के पहले केकेआर ने फिर से कुछ नए प्लेयर्स को टीम में ऐड किया, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट थे उनके फॉर्मर टीम मेंबर ब्रेंडन मैकलम और दूसरे थे सुनील नारायण। सुनील नारायण को टीम में जोड़ने का डिसीजन टीम के लिए बेस्ट साबित हुआ, क्योंकि ये तब से लेकर आज तक केकेआर की जर्नी में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते आ रहे हैं और यही वो प्लेयर भी हैं जो आज तक केकेआर के लिए सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं। जो केकेआर टीम 2011 के बाद ऑलरेडी काफी स्ट्रांग लग रही थी, वो ब्रेंडन मैकलम और सुनील नारायण के आने के बाद अनबीटेबल लगने लगी। मगर उस आईपीएल में और भी कई स्ट्रांग टीम्स थी, जैसे दिल्ली डेयरडेविल्स, सीएसके, एमआई और राजस्थान रॉयल्स, जिनमें सुपरस्टार प्लेयर्स की भरमार थी। और शायद इसी कारण से केकेआर अपने पहले 2 लीग मैचेस दिल्ली डेयरडेविल्स और राजस्थान रॉयल्स से हार गई। मगर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, मैचेस हुए, तो केकेआर भी अपने फ्लो में वापस आ चुकी थी। एंड तक आते आते उन्होंने अपने 16 लीग मैचेस में से 10 मैचेस में जीत हासिल करी और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गए। केकेआर का क्वालिफायर 1 मैच उस टूर्नामेंट की बिगेस्ट थ्रेट दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ पुणे में था। दिल्ली डेयरडेविल्स उस सीजन टेबल टॉपर्स थी और अपनी खतरनाक फॉर्म के चलते काफी अग्रेसिव नजर आ रही थी। कोलकाता टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला करती है। केकेआर की शुरुआत तो ज्यादा अच्छी नहीं रहती, लेकिन अंत में आकर यूसुफ पठान और लक्ष्मी शुक्ला के अच्छे रन्स की वजह से केकेआर 162 का डिसेंट टोटल खड़ा करती है। दिल्ली बैटिंग करने आती है और केकेआर की बॉलिंग के सामने सरेंडर कर देती है। मैच के हर पॉइंट पर दिल्ली डेयरडेविल्स विकेट लूज करती रहती है और अपने 20 ओवर्स में केवल 144 रन पर ही सिमट जाती है, जिसके चलते केकेआर इस मैच को जीतकर सीधा फाइनल्स में पहुंच जाती है और यह पहली बार था जब केकेआर एक आईपीएल फाइनल खेलने वाली थी। फाइनल मैच केकेआर का डिफेंडिंग चैंपियन सीएसके के खिलाफ था। ये चैलेंज नो डाउट मुश्किल था, मगर गौतम गंभीर और उनकी टीम इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार थी।
मैच शुरू होता है और सीएसके पहले बैटिंग करते हुए केकेआर को एक मैसिव 191 रन्स का टारगेट देती है, जिसमें सुरेश रैना के ताबड़तोड़ 73 रन शामिल थे। टारगेट बड़ा तो था लेकिन केकेआर के लिए चेजेबल था। केकेआर अर्ली ऑन गंभीर की विकेट खो देती है, लेकिन यहाँ पर मैच खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर सेवियर बनकर आई एक पार्टनरशिप जिसने इस मैच में केकेआर को रिवाइव करा। मनिंदर बिस्ला के 89 और जैक कैलिस के 69 की वजह से केकेआर एंड तक मैच में बनी रहती है और 19वें ओवर की चौथी बॉल पर चौका लगाकर मनोज तिवारी इस फाइनल का विक्ट्री शॉट लगाते हैं और गंभीर की कैप्टनसी में केकेआर एमएस धोनी की सीएसके को हराकर बन जाती है पहली बार आईपीएल चैंपियंस। गौतम गंभीर ने मैच की प्रेजेंटेशन में कहा कि मेरे दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही बात आती है, मिशन अकम्प्लिश्ड। गंभीर ने एक कुशल कप्तान के रूप में अपनी काबिलियत प्रूव कर दी थी। उन्होंने प्रेजेंटेशन में ही पूरी टीम को क्रेडिट दिया और कहा कि एक कैप्टन उतना ही अच्छा है जितनी अच्छी उसकी टीम, और एक टीम ही अपने कैप्टन को सक्सेसफुल बनाती है। इस सेलिब्रेशन में टीम ओनर शाहरुख खान भी बहुत खुश थे, जहां फाइनली उनकी इन्वेस्टमेंट्स रंग लाई और 4 मुश्किल सालों के बाद उन्हें फाइनली अपने हाथों में आईपीएल ट्रॉफी मिली। इस सीजन टीम के लीडिंग रन गेटर थे गौतम गंभीर, जिन्होंने 520 रन बनाए, और लीडिंग विकेट टेकर थे 24 विकेट्स के साथ सुनील नारायण। सुनील नारायण को ही मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। 2013 आईपीएल सीजन 2013 के आईपीएल सीजन में केकेआर डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर उतरे, बट जैसा सीजन खुद केकेआर और उनके फैंस ने एक्सपेक्ट किया था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं जाता है। केकेआर पूरे सीजन शुरू से लेकर एंड तक बिलो एवरेज ही परफॉर्म करती है। लीग स्टेज के एंड तक आते आते केकेआर 7th पोजीशन पे फिनिश करती है और अनफॉर्चुनेटली वहीं उनका सफर खत्म हो जाता है। लीडिंग रन गेटर एक बार फिर गौतम गंभीर ही थे, जिन्होंने 406 रन बनाए, और लीडिंग विकेट टेकर भी पिछली बार की तरह ही सुनील नारायण थे, जिन्होंने 22 विकेट्स ली। गौर करने वाली बात यह भी है कि जो विकेट्स और रन सुनील नारायण और गौतम गंभीर ने बनाए थे वो लास्ट सीजन के कंपैरेटिवली थोड़े कम थे, और शायद इसी वजह से केकेआर इस सीजन वो पहले जैसा वंडर नहीं कर पाई। नाउ मूविंग ऑन टू द 2014 आईपीएल सीजन। अब 2014 का सीजन आ चुका था और सीजन के बारे में आप तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये केकेआर का बेस्ट आईपीएल सीजन था। इस सीजन में केकेआर ने आईपीएल हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट कमबैक करा। इस सीजन के लिए केकेआर ने अपने स्क्वाड में मेजर चेंजेस करे और कुछ मैच विनर्स को टीम में जोड़ा। इनमें थे रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, सूर्य कुमार यादव, मॉर्ने मॉकल, उमेश यादव, पीयूष चावला, विनय कुमार और क्रिस लिन। इन प्लेयर्स के साथ स्क्वाड काफी स्ट्रांग हो गई थी। केकेआर की लीग स्टेज की शुरुआत काफी अच्छी रहती है, एज वो अपना ओपनिंग मैच मुंबई इंडियंस से जीत जाती है। मुंबई इंडियंस उस सीजन डिफेंडिंग चैंपियंस थी और केकेआर ने उन्हें 41 रन से हराया था। फिर इसके बाद केकेआर के कुछ मैचेस अच्छे नहीं जाते, जहां एक वक्त पर तो केकेआर एलिमिनेशन के नजदीक भी खड़ी हुई थी। केकेआर ने अपने अगले 6 मैचेस में से केवल 1 मैच ही जीता। मतलब अगर केकेआर को अपनी वापसी करनी थी तो नो डाउट उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता था, जहां उन्हें अपने बचे हुए सारे मैचेस जीतने ही थे। 7 मई 2014 केकेआर अपनी लूजिंग स्ट्रीक को फाइनली ब्रेक करके 8th लीग मैच जीत जाती है और उनका यह मैच दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ था। बस इसके बाद से मानो केकेआर ने उस सीजन फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। केकेआर उसके बाद एसआरएच, एमआई, आरसीबी, सीएसके, पंजाब एक एक करके सभी टीम्स को लगातार हराती रहती है। इसी के साथ केकेआर फैंस की उम्मीदें जो इनिशियल स्टेजेस में डूब गई थी वो फिर से कुछ मैचेस में जग जाती है। केकेआर अपने बचे हुए सारे लीग मैचेस जीतने के बाद टेबल पे 2nd पोजीशन पे फिनिश करती है। हाँ, सही सुना, जो टीम कुछ हफ्ते पहले पॉइंट्स टेबल के बॉटम पे थी वही अब नंबर 2 पे पहुंच जाती है। यहीं से केकेआर अपने क्वालिफायर मैच की तैयारी करती है। केकेआर का क्वालिफायर 1 मैच सीजन फेवरेट्स किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ था। किंग्स 11 पंजाब मानो अपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को भुलाकर इस सीजन कुछ नया करने उतरी थी, और ये कहना गलत नहीं होगा कि केकेआर के लगातार मैचेस जीतने और एपिक कमबैक करने के बावजूद भी उस सीजन पंजाब को ही फेवरेट्स के तौर पर देखा जा रहा था। और रीजन सिंपल था, उन्होंने 14 में से 11 लीग मैचेस जीतकर एक ऑल टाइम रिकॉर्ड सेट किया था, जो कि आज तक अनब्रोकन है। क्वालिफायर 1 केकेआर के होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में था, तो उनके पास होम ग्राउंड एडवांटेज थी। केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 163 का टोटल बनाया और ये स्कोर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद जो उनकी बॉलिंग ने कमाल दिखाया वो देखने लायक था। उमेश यादव और मॉर्ने मॉकल ने पंजाब के पूरे टॉप ऑर्डर को आउट कर दिया, जिससे उनकी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई। केकेआर इस मैच को जीतकर सीधा फाइनल्स में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ किंग्स 11 पंजाब अपने क्वालिफायर 2 को जीत जाती है और वो भी फाइनल्स में पहुंच जाते हैं। यानी अब फाइनल मैच में होना था क्वालिफायर 1 का रिपीट। अब इस फाइनल को केवल एज अ फाइनल नहीं देखा जा रहा था, बल्कि किंग्स 11 पंजाब के रिवेंज की तरह देखा जा रहा था। फाइनल में किंग्स 11 पंजाब बैटिंग करने आती है और रिद्धिमान शाह अपने आईपीएल करियर की बेस्ट इनिंग खेलते हैं, जहां उन्होंने इस मैच में नॉट आउट 115 रन बनाए थे और पंजाब का टोटल पहुंच जाता है 199 रन पे। अब केकेआर को जीतने के लिए 200 रन का टारगेट पूरा करना था। जो काम शाह ने पंजाब के लिए करा वही काम मनीष पांडे ने केकेआर के लिए करा,
और मात्र 50 बॉल्स में 94 रन ठोक डाले। वो एक रन चेस के पीओवी से काफी इंपॉर्टेंट इनिंग थी और शायद उसी की वजह से केकेआर आखिरी ओवर में टारगेट को चेज कर इस मैच को जीतने में सक्सेसफुल हो पाती है। केकेआर ने मैच जीता और दूसरी बार बन गई आईपीएल चैंपियंस। इस सीजन टीम के लीडिंग रन गेटर रहे रॉबिन उथप्पा, जिन्होंने 680 रन बनाए। उथप्पा टीम के ही नहीं बल्कि टूर्नामेंट के भी लीडिंग रन गेटर थे, इसलिए उन्होंने ऑरेंज कैप भी अपने नाम करा। ये आज तक की आईपीएल हिस्ट्री में एक लौता ऐसा सीजन था जब केकेआर के किसी बैट्समैन ने ऑरेंज कैप जीता हो, इसलिए रॉबिन उथप्पा का ये सीजन केकेआर के लिए काफी स्पेशल है। साथ ही टीम के लीडिंग विकेट टेकर एक बार फिर रहे सुनील नारायण, जिन्होंने 21 विकेट्स ली। आईपीएल 2015 केकेआर ने जितनी सक्सेस पास 3-4 साल में गेन करी थी वो तारीफ के लायक है। मुंबई इंडियंस और सीएसके के एरा में बीच में आकर केकेआर ने अपनी जगह बनाई और सीएसके के साथ मोस्ट सक्सेसफुल टीम का टाइटल शेयर किया। लेकिन ये खुशियां उनकी 2014 तक ही सीमित थी, क्योंकि 2015 के बाद से अब तक केकेआर फिर ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। अगर बात करी जाए 2015 के सीजन की, तो इसमें एक बार फिर केकेआर एज डिफेंडिंग चैंपियंस उतरी। केकेआर ने अपने स्क्वाड में ज्यादा चेंजेस नहीं किए, लेकिन परफॉर्मेंस में टीम लास्ट सीजन के कंपैरेटिवली कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। केकेआर ने अपने 13 लीग मैचेस में सिर्फ 6 मैचेस जीते और टेबल पे 5th पोजीशन पे फिनिश किया, और इसी वजह से केकेआर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। इस सीजन केकेआर की सबसे बड़ी वीकनेस उनकी बॉलिंग बनी, जहां पे इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि उस सीजन केकेआर के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स ऑलराउंडर आंद्रे रसल ने ली थी, जो कि खुद मेजरली अपनी बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। दूसरी तरफ टीम का कोई बैट्समैन 400 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका, जहां टीम के लीडिंग रन गेटर रहे 364 रन के साथ रॉबिन उथप्पा। आईपीएल 2016 का सीजन केकेआर के लिए थोड़ा बेहतर रहता है, जहां वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। इस बार केकेआर की स्ट्रेंथ साबित हुई उनकी बैटिंग और फील्डिंग। कैप्टन गौतम गंभीर ने खुद टीम को फ्रंट से लीड करते हुए 501 रन बनाए, जहां वो टीम के लीडिंग रन गेटर थे। लेकिन प्रॉब्लम पिछले सीजन की तरह इस बार भी सेम रही, उनकी बॉलिंग। इस बार भी टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे 15 विकेट्स के साथ आंद्रे रसल। एलिमिनेटर मैच में जाकर केकेआर उस सीजन की चैंपियन बनने वाली टीम सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों हार का सामना करती है। नाउ कम्स आईपीएल 2017। इस सीजन से पहले केकेआर के बॉलिंग कोच वसीम अकरम अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंडर पिछले कुछ सालों में केकेआर की बॉलिंग काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। केकेआर अपनी बॉलिंग सिचुएशन में सुधार करने के लिए ऑक्शन में कुछ नए बॉलर्स को खरीदती है, जिनमें ट्रेंट बोल्ट और क्रिस वोक्स जैसे बॉलर्स टीम को ज्वाइन करते हैं। केकेआर को इसका फायदा भी हुआ, क्योंकि क्रिस वोक्स केकेआर के लिए उस सीजन हाईएस्ट विकेट टेकर साबित हुए। एक टीम के तौर पर केकेआर ने लास्ट सीजन से बेटर परफॉर्म करा और इस बार 14 मैचेस में से 8 मैचेस जीतकर वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गए। लास्ट टाइम जहां केकेआर प्लेऑफ्स में आते ही हार गई थी, वहीं इस बार केकेआर ने एसआरएच को एलिमिनेटर में 7 विकेट से हरा दिया। लेकिन नेक्स्ट मैच एमआई के खिलाफ था और केकेआर उस मैच में बड़े ही अनयूजुअल तरीके से चोक कर गई। पहले बैटिंग करते हुए केकेआर कोई बड़ा टारगेट सेट करने के बजाय मात्र 108 रन पर ही ऑल आउट हो गई और क्वालिफायर 2 को 6 विकेट से गंवा बैठी। ये केकेआर की प्लेऑफ्स में लगातार दूसरी हार थी और ऐसा लग रहा था कि जिस पोजीशन में केकेआर 2012 से पहले थी, वापस वहीं जाकर फिर अटक गई है। इस सीजन के एंड होने के साथ ही गौतम गंभीर की केकेआर जर्नी भी अब एंड हुई। इस सीजन के बाद केकेआर की मैनेजमेंट ने गंभीर को रिलीज कर दिया। अब यहाँ पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि केकेआर की मैनेजमेंट ने गंभीर पे गिव अप नहीं किया था। वो गंभीर को वापस ऑक्शन में खरीदकर टीम में लाना चाहते थे, लेकिन इस वक्त पर गंभीर ने खुद ही केकेआर मैनेजमेंट से कहा कि अब मेरे लिए केकेआर से जाने का वक्त आ गया है और अब मैं अपनी होम फ्रेंचाइजी दिल्ली के लिए खेलना चाहता हूँ और वो ही मेरे करियर का अगला चैलेंज भी होगा। इसके बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली कैपिटल्स को ज्वाइन करा और केकेआर को फेयरवेल बिड करी। गंभीर इस सीजन भी टीम के लीडिंग रन गेटर थे, साथ ही वो टीम को प्लेऑफ्स में भी लेकर गए थे, लेकिन फिर भी केकेआर की मैनेजमेंट ने उन्हें जाने दिया। क्या यहाँ पर कोई और तरह की डील नहीं हो सकती थी? वेल, इसके बारे में हम और क्या ही कह सकते हैं। चूंकि केकेआर स्टोरी में गंभीर का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि हम उनकी अलग से भी बात करें। गंभीर ने आज तक केकेआर के लिए सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, जहां उन्होंने केकेआर के लिए 108 मैचेस खेले और 3035 रन्स बनाए। साथ ही उन्होंने टीम के लिए 27 हाफ सेंचुरीज बनाई, जो कि आज तक केकेआर के लिए सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा वो केकेआर के लिए मोस्ट फोर्स का रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं, जहां उन्होंने टीम के लिए खेलते हुए 352 फोर्स लगाए। आपके हिसाब से सिर्फ 7 सीजन्स के बाद ही केकेआर का गंभीर को रिलीज करने का फैसला सही था या गलत? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यहीं से गंभीर का केकेआर एरा खत्म हुआ। 2018 टू 2020 केकेआर ने अपने अगले सीजन के लिए 7.4 करोड़ रुपीस की कीमत पर दिनेश कार्तिक को अपनी टीम में लिया और उन्हीं को केकेआर का अगला कैप्टन भी बनाया। केकेआर ने उस सीजन पॉइंट्स टेबल पे 3rd पोजीशन पे फिनिश किया विद 8 विंस एंड 6 लॉसेस। केकेआर उस सीजन काफी कंसिस्टेंटली खेल रही थी और ऐसा लग रहा था कि दिनेश कार्तिक भी गौतम गंभीर के फुटप्रिंट्स पर चलेंगे।
केकेआर की स्पिन बॉलिंग ने उस सीजन काफी कमाल दिखाया, जहां सुनील नारायण और कुलदीप यादव उस सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर्स बने, जहां दोनों ने 17 विकेट्स ली। बॉलिंग के अलावा अगर बैटिंग की बात करी जाए तो कैप्टन दिनेश कार्तिक ने थ्रू आउट द सीजन काफी समझदारी से बैटिंग करी और केकेआर के लिए हाईएस्ट रन गेटर बने। उस सीजन केकेआर के लिए आंद्रे रसल भी काफी धुआंधार फॉर्म में थे, जहां मैच के आखिरी ओवर्स में वो रन्स की स्पीड बड़ी ही तेजी से बढ़ा देते थे। प्लेऑफ्स आते हैं और केकेआर का एलिमिनेटर मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ था, जहां केकेआर इस मैच को 25 रन से जीत जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें क्वालिफायर 2 में एसआरएच से हार का सामना करना पड़ता है। 2019 और 2020 में भी सेम कहानी रहती है, जहां 2019 और 2020 दोनों सीजन्स में केकेआर 5th पोजीशन पे फिनिश करती है। 2019 की सीजन में केकेआर के लिए आंद्रे रसल के अलावा शायद ही कोई दूसरा प्लेयर अच्छा चल रहा था, बोथ इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग। वो उस सीजन केकेआर के लिए हाईएस्ट रन गेटर और हाईएस्ट विकेट टेकर दोनों थे, और ये अपने आप में ही किसी टीम के लिए एक रेयर इंस्टेंस था। अगर ऐसा किसी और टीम के साथ भी किसी सीजन में हुआ है जहां सेम प्लेयर सबसे ज़्यादा रन्स और सबसे ज़्यादा विकेट्स ले चुका था, तो मुझे उसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 2021 आईपीएल सीजन द फाइनलिस्ट। एक लंबे अरसे के बाद 2021 में केकेआर एक बार फिर आईपीएल फाइनल्स तक पहुंची। इस सीजन केकेआर प्लेऑफ्स के लिए बेयरली क्वालिफाई करी थी और देखते ही देखते वो फाइनल्स में जगह बना लेती है। फाइनल्स में उनका मुकाबला 3 टाइम्स आईपीएल चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स से था, जिन्हें वो 9 साल पहले फाइनल्स में हराकर ट्रॉफी जीत चुके थे, और केकेआर उसी को रिपीट करने के इंटेंशन से उतर रही थी। लेकिन उस दिन सीएसके का रिवेंज डे था और सीएसके 9 साल पुराना बदला केकेआर से ले लेती है और फाइनल में केकेआर को 27 रन से हरा देती है। इस सीजन केकेआर की कैप्टनसी इयान मॉर्गन कर रहे थे और टीम के लीडिंग रन गेटर थे 478 रन के साथ शुभमन गिल, और 18 विकेट्स के साथ लीडिंग विकेट टेकर थे वरुण चक्रवर्ती। नाउ कमिंग ऑन टू द 2022 एंड 2023 आईपीएल सीजन्स। 2022 और 2023 के सीजन्स केकेआर के लिए हेल की तरह साबित हुए। केकेआर 2021 के बाद एक बार फिर अपना कैप्टन चेंज करने का फैसला करती है और ये जिम्मा सौंपा जाता है श्रेयस अय्यर को। 2022 और 2023 में केकेआर 7th पोजीशन पे फिनिश करती है और फैंस को काफ़ी निराश भी करती है। इसका एक और कारण था कि 2022 में मेगा ऑक्शंस थे और कुछ प्लेयर्स को छोड़कर टीम वापस से रीबिल्ड करनी थी। केकेआर ने प्लेयर्स तो अच्छे लिए, लेकिन उन्हें यूटिलाइज करना भूल गई। जब तक ये टीम स्क्वाड का सही इस्तेमाल करना जानती, उतने में ही 2023 का सीजन आ गया और कैप्टन श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए। ये केकेआर के लिए एक सेटबैक था और स्टैंड इन कैप्टनसी उस सीजन नीतीश राणा को करनी पड़ी, जिन्होंने उतना तो डिसअपॉइंट नहीं किया, मगर टीम एक बार फिर प्लेऑफ्स तक क्वालिफाई नहीं कर पाई। 2023 में केकेआर ने 14 में से 6 विन्स और 8 लॉसेस के साथ पॉइंट्स टेबल पर 7th पोजीशन पे फिनिश किया। 2023 का सीजन फैंस के लिए तो एंटरटेनिंग था ही, मगर केकेआर को भी इस सीजन उनका एक हिडन जेम मिल गया, रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने उस सीजन केकेआर और उनके फैंस को काफी अमेजिंग मूवमेंट्स दिए, जहां पे वो एंड में आकर मैच जितवाने से लेकर केकेआर के लिए उस सीजन सबसे ज्यादा रन्स बनाने तक सब कर चुके थे। ये सब रिंकू सिंह ने एज अ यंगस्टर अचीव किया था। इसमें हमें वो गुजरात टाइटंस वर्सेस केकेआर का मैच याद आता है, जिसके लास्ट ओवर में रिंकू सिंह ने 5 बॉल्स में 5 कॉन्सिक्यूटिव सिक्सेस लगाकर केकेआर को हारा हुआ मैच जितवा दिया था। 2024 आईपीएल सीजन द कमबैक। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग 2024 का आईपीएल सीजन चल रहा है और केकेआर कमाल की फॉर्म में दिख रही है। 2024 में केकेआर के फॉर्मर कैप्टन गौतम गंभीर ने भी केकेआर को वापस से ज्वाइन कर लिया है और अब वो टीम के मेंटोर हैं, जो कि केकेआर के लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ है, क्योंकि अभी पॉइंट्स टेबल पे केकेआर 1st पोजीशन पे चल रही है। इवन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनकी सेंचुरी ने कई रिकॉर्ड्स भी ब्रेक करे, एज वो केकेआर के लिए तीसरे खिलाड़ी बने जिसने आईपीएल सेंचुरी लगाई हो, और उन्होंने इस सीजन आरसीबी का इनविंसिबल लगने वाला हाईएस्ट टीम टोटल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जब उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 272 रन्स बनाए। टेबल पे 1st पोजीशन पे फिनिश करने के बाद केकेआर का सामना प्लेऑफ्स में एसआरएच से हुआ, जिनको हराकर केकेआर इस सीजन फाइनल्स में पहुंची। वहीं दूसरी तरफ एसआरएच ने भी एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स को हराया और वो भी फाइनल्स में आ गए। और 26 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसको वन साइडेड डोमिनेशन से केकेआर ने जीता और तीसरी बार बन गई आईपीएल चैंपियंस। इस ट्रॉफी के साथ ही ये बात भी प्रूव हो गई कि गौतम गंभीर ही हैं केकेआर के लकी चार्म, क्योंकि केकेआर ने तीनों ट्रॉफीज गंभीर की प्रेजेंस में ही जीती हैं। तो दोस्तों यही थी केकेआर की अब तक की आईपीएल जर्नी। आपका केकेआर की इस जर्नी पे क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।